सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं लीगल टॉपिक से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और आज की इस वीडियो में भी हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसकी लीगल फील्ड में अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में और उससे जुड़ी पनिशमेंट्स के बारे में। और इस वीडियो की शुरुआत में करूंगा आप लोगों को सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में ब्रीफ करके। अब देखिए, प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, लेकिन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है प्रोफेशनल एथिक्स का ही पार्ट है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को जस्ट ब्रीफ करना चाहूंगा कि आखिर प्रोफेशनल एथिक्स होता क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो की शुरुआत हम करते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को जस्ट ब्रीफ करता हूं प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में कि आखिर प्रोफेशनल एथिक्स होता क्या है। फ्रेंड्स, कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वो एक लीगल प्रोफेशन हो, एक टीचिंग प्रोफेशन हो, किसी डॉक्टर का प्रोफेशन हो, या फिर कोई और प्रोफेशन भी क्यों ना हो, हर एक प्रोफेशन के कुछ सर्टेन नॉर्म्स और एथिक्स होते हैं, जिसमें ये बोला जाता है कि जो उस प्रोफेशन से जुड़ा प्रोफेशनल है, जो उस प्रोफेशन में प्रैक्टिस कर रहा है, उस प्रोफेशनल को वो एथिक्स और नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए, ताकि वो अपने करियर में भी ग्रोथ कर सके, साथ के साथ उस जो वो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन की भी इंटीग्रिटी बची रहे और उस प्रोफेशन का जो सम्मान है वो भी बरकरार रहे। तो सेम इसी तरह से लीगल प्रोफेशन के अंदर भी कुछ सर्टेन नॉर्म्स और एथिक्स हैं, जिनके बारे में ये बोला जाता है कि जो लीगल प्रोफेशनल है, लीगल प्रोफेशनल मतलब एडवोकेट और लॉयर्स, उनको ये सर्टेन नॉर्म्स और एथिक्स हमेशा फॉलो करने चाहिए अपने करियर में, अपने प्रैक्टिस के दौरान, ताकि वो अपने खुद के करियर में भी ग्रोथ पा सकें और साथ ही जो इस लीगल प्रोफेशन का, अब देखिए सभी जानते हैं कि जो लीगल प्रोफेशन है वो एक जाना माना और एक नोबल प्रोफेशन है। तो इन सभी नॉर्म्स को इसलिए भी फॉलो किया जाना जरूरी है, एथिक्स को, ताकि इस लीगल प्रोफेशन की जो इंटीग्रिटी है और नोबिलिटी है वो बरकरार रहे, वो बची रहे। तो इसलिए ये बोला जाता है कि जो लीगल प्रोफेशन के अंदर जो सर्टेन नॉर्म्स और एथिक्स हैं, उनको हमेशा लीगल प्रोफेशनल को फॉलो करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ तक शायद आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है। अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आप जो प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर मेरी सेपरेट वीडियो है वो जाके भी देख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है और किन किन सिचुएशन में ये माना जाता है कि किसी भी लीगल प्रोफेशनल के द्वारा मिसकंडक्ट किया गया है। अब देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लीगल प्रोफेशनल के अंदर लीगल प्रोफेशन के अंदर कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स और एथिक्स हैं, जिनके लिए ये बोला जाता है कि प्रोफेशनल को ये एथिक्स फॉलो करने चाहिए। लेकिन अगर वो लीगल प्रोफेशनल इन एथिक्स को अनफॉलो कर देता है, मतलब फॉलो नहीं करता है, इनको अनदेखा कर देता है, साथ ही अगर किसी भी लीगल प्रोफेशनल के द्वारा किन किन सिचुएशन में, मान लीजिए जैसे कि अगर किसी भी एडवोकेट के द्वारा क्या किया गया है, अगर किसी भी एडवोकेट ने अपने क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी की है, अपने क्लाइंट के साथ गलत तरीके से पेश आया है, गलत बिहेवियर से पेश आया है, या फिर अपने क्लाइंट के साथ उसने किसी भी तरीके की कोई बदतमीजी की है, या फिर अगर किसी भी एडवोकेट के द्वारा कोर्ट रूम के अंदर किसी भी तरीके से कोई एडवोकेट गलत तरीके से पेश आया है, उसका बिहेवियर ठीक नहीं था, या फिर सामने वाली पार्टी के साथ भी अगर किसी भी एडवोकेट ने किसी भी तरीके की कोई फ्रॉड किया है, कोई धोखाधड़ी उसने की है, तो ये माना जाता है कि उस लीगल प्रोफेशनल ने प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो नहीं किया और साथ ही वो उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के। और इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की वजह से जो वो लीगल प्रोफेशनल है, उसको अपने करियर में प्रैक्टिस कंटिन्यू करने से भी डिस्क्वालीफाई होना पड़ सकता है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक शायद आप लोगों को प्रोफेशनल एथिक्स का तो आइडिया लग गया होगा, साथ ही आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो है वो कब कब होता है और किन किन सिचुएशन में होता है और किस तरीके से होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि अगर किसी भी लीगल प्रोफेशनल के द्वारा किसी तरीके का कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हुआ है, तो उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट बताई गई हैं अंडर द सेक्शन 35 ऑफ एडवोकेट एक्ट में। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं पनिशमेंट की, तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है पनिशमेंट में कि उस केस में, जिस केस के अंडर एक प्रोफेशनल के ऊपर मिसकंडक्ट के चार्जेस लगाए गए हैं, उस पर्टिकुलर केस में कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी की तरफ से कंप्लेंट मिलने पर, या फिर अगर स्टेट बार काउंसिल को खुद से भी ऐसा लगता है कि किसी लीगल प्रोफेशनल ने कोई मिसकंडक्ट किया है, तो
दोनों ही सिचुएशन में, मतलब इंटरेस्टेड पार्टी की तरफ से कंप्लेंट मिलने पर भी और स्टेट बार काउंसिल को अगर खुद से भी ऐसा लगता है, तो वो क्या करेगी, वो इस केस को एक डिसिप्लिनरी कमेटी को रेफर करेगी, इस केस को कि इस पर्टिकुलर एडवोकेट ने, इस पर्टिकुलर लीगल प्रोफेशनल ने ऐसे ऐसे मिसकंडक्ट किया है, आप इस केस की आगे कार्रवाई करें, आप इस केस की आगे जांच करें। एक पर्टिकुलर कमेटी को इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और साथ ही स्टेट बार काउंसिल के पास ये भी अधिकार होता है कि अगर किसी कमेटी के पास, मान लीजिए अगर कोई भी डिसिप्लिनरी कमेटी है, उसके पास कोई केस बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा है, तो स्टेट बार काउंसिल खुद से भी और साथ ही अगर किसी पार्टी की तरफ से, इंटरेस्टेड पार्टी की तरफ से कंप्लेंट मिलती है, तो उस कमेटी से उस केस को हटा के किसी दूसरी कमेटी को ट्रांसफर कर सकती है स्टेट बार काउंसिल, अगर बहुत टाइम से किसी के पास, किसी कमेटी के पास वो केस पेंडिंग पड़ा है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जब ये केस किसी कमेटी को रेफ़र किया जाता है तो कमेटी का क्या काम होता है। देखिए, कमेटी को जब ये केस रेफ़र किया जाएगा तो कमेटी उसकी जांच करेगी और एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करेगी हेयरिंग के लिए, और उस डेट पे पेश होने के लिए वो उस एडवोकेट को, यानी कि लीगल प्रोफेशनल को, और साथ ही उस स्टेट के एडवोकेट जनरल, दोनों को ही, मतलब एडवोकेट जनरल को भी और उस एडवोकेट को भी, दोनों को ही एक नोटिस भेजा जाएगा उस डेट पे पेश होने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो एडवोकेट जनरल हैं, उनके पास एक ऑप्शन हमेशा मौजूद होता है कि अगर वे चाहें तो खुद भी प्रेजेंट हो सकते हैं उस डेट पे, और अगर वो चाहें तो अपने बिहाफ पे किसी अदर एडवोकेट को भी पेश कर सकते हैं, पेश होने के लिए बोल सकते हैं। और जब भी कमेटी के द्वारा ये हेयरिंग की जाती है, मतलब उस पर्टिकुलर डेट पे जब भी वो हेयरिंग की जाएगी, उस एडवोकेट को पेश किया जाएगा और एडवोकेट जनरल को बुलाया जाएगा, तो जो कमेटी है वो किस किस नतीजे पे पहुंच सकती है या फिर क्या क्या नतीजे उस एडवोकेट को वो सुना सकती है। देखिए, अगर वो कमेटी चाहे, अगर उस कमेटी को ये लगता है कि जो कंप्लेंट है वो झूठी है या फिर उस कंप्लेंट में मतलब कोई दम नहीं है, तो वो उस कंप्लेंट को डिसमिस कर सकती है, या फिर जिस भी स्टेट बार काउंसिल के द्वारा वो जो कंप्लेंट है वो रेफ़र की गई थी किसी पर्टिकुलर कमेटी को, तो वो कमेटी उस स्टेट बार काउंसिल को ये ऑर्डर दे सकती है कि हाँ, इस पर्टिकुलर एडवोकेट ने, इस लीगल प्रोफेशनल ने ये मिसकंडक्ट किया है जिसके लिए लायबल है, तो आगे आप अकॉर्डिंगली इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। या फिर जो कमेटी है वो ये भी कर सकती है कि वो अगर चाहे तो उस एडवोकेट को, उस लीगल प्रोफेशनल को जिसके भी द्वारा ये मिसकंडक्ट किया गया है, वो उस लीगल प्रोफेशनल को डांट भी लगा सकती है उसके इस मिसकंडक्ट के लिए, ताकि वो आगे से ऐसा ना करे। और इसके बाद कमेटी अगर चाहे तो उस एडवोकेट को, उस लीगल प्रोफेशनल को सस्पेंड भी कर सकती है उसके काम से, और साथ ही उस एडवोकेट के नाम को स्टेट रोल से भी रिमूव किया जा सकता है। वो जो कमेटी है वो उसके नाम को रिमूव भी करवा सकती है। देखिए, स्टेट रोल क्या होता है? स्टेट रोल का मतलब ये होता है कि जो भी एक एडवोकेट जिस भी स्टेट में अपने आप को इनरोल करा के रखता है, तो हर एक स्टेट का एक स्टेट रिकॉर्ड होता है, एडवोकेट्स का रिकॉर्ड होता है, तो उस स्टेट के रिकॉर्ड में से उस पर्टिकुलर एडवोकेट के नाम को भी रिमूव करवाया जा सकता है उसके मिसकंडक्ट की वजह से। अब फ्रेंड्स, इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, जो कि ये बताता है कि अगर किसी भी एडवोकेट को उसके मिसकंडक्ट की वजह से सस्पेंड किया गया है अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 3, तो अपने उस सस्पेंशन पीरियड के दौरान वो एडवोकेट चाह के भी ना ही किसी भी कोर्ट के सामने इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया में ना ही किसी भी कोर्ट के सामने, और साथ ही ना ही किसी भी अथॉरिटी के सामने वो प्रैक्टिस कर सकता है अपने उस सस्पेंशन पीरियड के दौरान। क्या मतलब है कि जब तक उसका सस्पेंशन पीरियड चलेगा, वो इंडिया के ना तो किसी भी कोर्ट में और ना ही किसी भी अदर अथॉरिटी के सामने वो प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई पनिशमेंट की मिसकंडक्ट के लिए, लेकिन सेक्शन नंबर 41 ऑफ एडवोकेट एक्ट ये भी बताता है कि पनिशमेंट के बाद क्या क्या अल्टरेशन होती हैं एक एडवोकेट के रोल में। अब देखिए, अल्टरेशन पढ़ते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं किसी भी एडवोकेट के रोल में अगर उसको किसी भी तरह की कोई पनिशमेंट दी जाती है। सबसे पहला पॉइंट है कि जैसे ही कमेटी की तरफ से कोई पनिशमेंट सुनाई जाती है एक एडवोकेट को, चाहे वो एडवोकेट को सिर्फ डांटना हो या फिर उसे सस्पेंड करना हो, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही केसेस में स्टेट रोल का जो रिकॉर्ड है उसमें वो पनिशमेंट उस पर्टिकुलर एडवोकेट के नाम के आगे, उस पर्टिकुलर एडवोकेट के नाम के आगे जो है वो पनिशमेंट एंटर कर दी जाएगी कि इस पर्टिकुलर एडवोकेट ने ये मिसकंडक्ट किया है और उस मिसकंडक्ट के लिए उसको ये पनिशमेंट सुनाई गई है।
या फिर अगर उस एडवोकेट को जो पनिशमेंट है वो ये मिली है कि उसके नाम को रिमूव कर दिया जाए, तो उस एडवोकेट के नाम को उसके मिसकंडक्ट की वजह से जो स्टेट रोल का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में से भी रिमूव कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो कि एक एडवोकेट को उसके मिसकंडक्ट की वजह से क्या क्या पनिशमेंट सुनाई जा सकती हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।